हेलो बच्चों, मैं अतुल मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो लाइफ लाइन बाय अतुल सर पर एवोल्यूशन के आज सेकेंड पार्ट में जानेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। जैसा प्रीवियस क्लास में आप जान चुके थे, क्या जाने थे बेटा? ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, और उसके बाद आपने जाना था थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। उसमें हमने एशियन थ्योरी के बारे में बात कर ली थी। अब बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी जो थी उसे बोलते हैं ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। क्या बोलते हैं बेटा? ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। क्लियर है? आल्सो कॉल्ड केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, और इसे क्या बोल सकते हैं? केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, या बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। मतलब प्राइमरी ए बायोजेनेसिस का मतलब ये मतलब ऑप्शन, बायो मतलब लाइफ, जेनेसिस मतलब फार्मेशन। लाइफ का जब हम फार्मेशन कर रहे हैं तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्टिंग होता है। क्लियर बेटा? इसे ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी बोलते हैं क्योंकि इसे दिया था गिवन बाय AI ओपेरिन एंड जेवियस हेल्डेन। ओपेरिन साहब कहाँ थे? रशियन बायोकेमिस्ट थे। वहीं अगर बात करें जेवियस हेल्डेन, तो ये कहाँ थे? इंग्लैंड फिजियोलॉजिस्ट थे। इंग्लैंड के क्या थे? इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट, मतलब इंग्लैंड के क्या थे बेटा? फिजियोलॉजिस्ट थे। ये बाद में सेटल हो गए इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ? भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी, जहाँ कहाँ पे है बेटा? भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी उड़ीसा में। वहीं आके क्या हो गए बेटा? सेटल हो गए। ठीक है बेटा? अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्लियर बेटा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है ये, वो कहाँ से आई? प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो पहले से एग्जिस्ट है, कौन सा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है? आफ्टर केमिकल इवोल्यूशन, किसके बाद बेटा? केमिकल इवोल्यूशन के बाद। जैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कौन बन रहा है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी पहली जो लाइफ आई जो पहले से ही है, क्या? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ है। क्लियर बेटा? जैसे आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है सबसे पहले कौन है? एटम। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत सारे एटम है। एटम से क्या बने हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बने होंगे बेटा? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना होगा बेटा? एमिनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड, ग्लाइसिरॉल, नाइट्रोजनस बेस। अब जैसे आपको पता है एमिनो एसिड मिलके बनाता है प्रोटीन, शुगर बहुत सारी मिलके क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, ग्लाइसिरॉल मिलके क्या बनाते हैं? लिपिड। वही नाइट्रोजनस बेस क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड। इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या इसे हम बोल सकते हैं जियांट मॉलिक्यूल। क्लियर बेटा? यही सब मिलके बनाते हैं फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। जो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है फाइनली बना देता है फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। और फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ से क्या बन जाता है? सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। क्या बनता है? सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। इसे हम बोलते हैं ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। अब बात करते हैं बेटा हम आगे। अगर बेटा हम आगे बात करें तो ये फिर है क्या? कंडीशन ऑन अर्थ दैट फेवर द केमिकल। जो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी है या ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी है, उसे कैसे फेवर किया गया अर्थ पे? देखिए, सबसे पहला उस समय की अर्थ जो थी वहाँ पे टेम्परेचर कैसा था? हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, क्योंकि वहाँ पे क्या आ रही थी? यूवी रेज एंड एक्स रेज आ रही थी, इसीलिए टेम्परेचर क्या था बेटा? बहुत ज़्यादा था। वॉल्केनिक स्टॉर्म, वॉल्केनिक स्टॉर्म हो रहा था। वॉल्केनिक स्टॉर्म मतलब हीट बहुत ज़्यादा कहाँ रिलीज हो रही थी? कहाँ पे बेटा? अर्थ पे। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। उस समय क्या था? एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। एटमॉस्फेयर क्या था? रिड्यूसिंग था, जो कि कंटेनिंग क्या कंटेन कर रहा था? मेथेन एंड अमोनिया। मेथेन क्या है बेटा? फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और वहीं अमोनिया क्या? फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है? तो ये 3 पॉइंट है, एक हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ये क्या कर रहे थे? फेवर कर रहे थे केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को। कहाँ पे बेटा? कहाँ पे? अर्थ पे। आगे बढ़ते हैं। एविडेंस इन फेवर आप केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन को जो फेवर कर रहे थे उसके एविडेंस क्या है? पहला एविडेंस है जो है एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनले मिलर। कौन सा एक्सपेरिमेंट बेटा? अभी हम पढ़ेंगे। स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने दिया था 1953 में। कब दिया था? 1953 में। उसके बाद एक्सपेरिमेंट ऑफ अदर मतलब मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था। ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट, फैट, ये सब इन्होंने ऑब्जर्व किया था कैसे फॉर्मेशन हो रहा है शुगर का, नाइट्रोजन बेस एंड पिगमेंट फैट्स का। क्लियर बेटा? और थर्ड है
और थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, एनालिसिस ऑफ मेटेओराइट कंटेंट। मेटेओराइट कंटेंट का क्या है बेटा, एनालिसिस। ठीक है, ये तीनों पॉइंट यानी एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनली मिलर, एक्सपेरिमेंट ऑफ अदर मेलविन लाइक मेलविन केल्विन एंड एनालिसिस ऑफ मेटेओराइट कंटेंट, ये तीनों क्या है, एविडेंस हैं केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी के। क्लियर बेटा। फिर एक नोट लिखा हुआ है, विद द लिमिटेड एविडेंस केमिकल एवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड, क्योंकि जो इसका एविडेंस है बहुत लिमिटेड है, इसीलिए इसे बोला जाता है मोर और लेस एक्सेप्टेड थ्योरी। कौन सी, ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी या केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। अब बात करते हैं बेटा मिलर एक्सपेरिमेंट की। किसकी बात करते हैं, मिलर एक्सपेरिमेंट में। मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया था बेटा, 1953 में किया था, याद करना। इन्होंने जो परफॉर्म किया था, किन्होंने परफॉर्म किया था, स्टैनली मिलर ने इस एक्सपेरिमेंट को, मिलर एक्सपेरिमेंट को। एपरेटस यूज किया था, तो स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। कौन सा एपरेटस यूज किया था बेटा इन्होंने, स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। फिर इनग्रेडिएंट यूज किया था, इनग्रेडिएंट में उन्होंने लिखा दिया था मिक्सचर ऑफ मेथेन अमोनिया हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। क्या लिया था, एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या क्या लिया था मिक्सचर में बेटा, इंग्रेडिएंट में, मेथेन लिया था, अमोनिया लिया था, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर लिया था। वाटर किस फॉर्म में था, वेपर के फॉर्म। क्यों, क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, और टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना था बेटा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड क्या था, टेम्परेचर था। क्लियर है बेटा। वहीं अगर बात करें इस मिक्सचर में जो मेथेन है, अमोनिया है एंड हाइड्रोजन है, इसका रेशियो भी पूछा जाता है। तो इसका रेशियो था 2:1:2। याद रखना, मेथेन 2 है, अमोनिया 1 है एंड हाइड्रोजन 2 है, इसी सीरियल में याद रखना। क्लियर बेटा, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, मेथेन अमोनिया एंड हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है, तो होता है 2:1:2। क्लियर है बेटा। वाटर किस फॉर्म में लिया गया था, वाटर वेपर के फॉर्म में लिया था। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बाय 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया जाता था किसके थ्रू, 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड के थ्रू। फिर रिजल्ट क्या आता था, सिंथेसाइज अबाउट 15 एमिनो एसिड। कितनी एमिनो एसिड बनती थी बेटा, अबाउट 15 एमिनो एसिड की सिंथेसिस होती थी, लाइक ग्लाइसिन, एलानिन एंड स्पार्टिक एसिड। 3 याद रखना, क्योंकि तीनों दी गई हैं, तो ग्लाइसिन, एलानिन एंड स्पार्टिक एसिड, ये 3 एमिनो एसिड बनी थी उस समय। ठीक है, ड्राबैक था, ड्राबैक ये था कि उस समय भी ये नॉट यूज यूवी रेज एंड रेडिएशन ऑप्शन। इसमें यूवी रेज का इन्होंने यूज नहीं किया था, इसीलिए इसमें क्या ऑप्शन थी, रेडिएशन नहीं पाई जा रही थी। क्लियर है बेटा, याद रखना। मिलर एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किसने किया था, एपरेटस यूज कौन सा किया था, इंग्रेडिएंट कौन सा था, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या थे, रिजल्ट एंड ड्रॉबैक, ये सारी चीज़ें याद रखना। इसके बाद आपको याद रखना है जो लास्ट पॉइंट है मिलर एक्सपेरिमेंट का, इस डायग्राम को। ठीक है बेटा, इस डायग्राम के बारे में हम सारी चीज़ वही बता चुके हैं। जैसे इलेक्ट्रोड की राडें होती हैं जो स्पार्क करती हैं, स्पार्क डिस्चार्ज करते हैं, जिससे एनर्जी मिलती है। गैसेस है, मेथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन, इसका भी रेशियो हम बता चुके हैं। वाटर, इस समय बहुत गर्म वाटर होगा तो ये बाहर निकलेगा, ये कंडेंसर है, धीरे धीरे यहाँ पे कूल्ड वाटर अंदर आता रहेगा। क्लियर बेटा। फिर वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में, जैसे वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है ड्रॉपलेट के फॉर्म में, जैसे आप नहाते रहिए, शॉवर लीजिए, शॉवर में क्या होता है, बूंदों के फॉर्म में वाटर आता है, तो आपको वाटर ठंडा लगता है। क्लियर। ऐसे जब बूंदों के फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट आया तो नीचे वो ठंडा होता गया। वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मार्क्यूल, वाटर में फिर क्या मिल जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर को मॉलिक्यूल। फिर लिक्विड वाटर इन ट्रैप, लिक्विड वाटर को ट्रैप कर लिया जाता है, जो यू शेप है इसमें। फिर बाहर से क्या किया था, रॉड डाली जाती है, जिससे वाटर क्या करने लगता है, बॉयल करने लगता है, और वैक्यूम बाहर से मिलती रहती है उसको। क्लियर बेटा। ये है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, स्पार्क, याद रखना इस बात को। एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, किसकी बात करते हैं, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। अगर इसमें बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, माने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या क्या है। फिर हम बात करेंगे एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजी, इसमें हम पढ़ेंगे होमोलॉजी एंड एनालॉजी के बारे में। फिर बात करेंगे एविडेंस फॉर कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, एंड लास्ट में पढ़ेंगे एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। क्लियर बेटा। फिर यानी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के। कौन सा एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस।
अगर बेटा हम बात करें पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की, तो एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल्स, किसके कहाँ से एविडेंस आए? फॉसिल से। क्या है? पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल। पैलेंटोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स का क्या मतलब? एक्सटिंक्ट लाइफ, जो बहुत पहले लाइफ एक्सटिंक्ट हो चुकी है वो पाई जाए, उसे क्या बोलेंगे? फॉसिल। एग्जाम्पल के रूप में क्या है? डायनासोर। जैसे हम फॉसिल्स के बारे में बात करें तो फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स आर द रिमेन्स या प्रिजर्व ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन ऑन रॉक। क्लियर बेटा? फॉसिल्स क्या है? जो प्रिजर्व पार्ट है, रिमेन पार्ट है, बचा रह जाता है कहाँ? हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ, जो लाइफ का हार्ड पार्ट होता है किसके अंदर बचा रह जाता है? रॉक्स में, रॉक में। यानी जब खुदाई उदाई होती है तो बहुत सारे क्या मिलते हैं? फॉसिल्स मिलते हैं ना, कि पहले ये चीज़ें थी, वही है। और जो फॉसिल्स में रहते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड पार्ट होते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं थोड़ा रॉक। रॉक फॉर्म सेडिमेंट। रॉक क्या करता है? रॉक कैसे बनता है? सेडिमेंट से। सेडिमेंट का क्या मतलब है? सेडिमेंट का मतलब होता है बहुत टाइम टू टाइम क्या होता रहता है बेटा? जितने वेस्ट मटेरियल होते हैं इकट्ठे होते रहते हैं, वो एक लेयर बना लेते हैं, इसे हम बोलते हैं सेडिमेंट। और बाद में वो फॉर्मेशन हो जाता है बेटा किसका? रॉक का। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? रॉक का। ठीक है। अक्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट the arrangement of sediment one over the other during the long history of life। जैसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ बेटा? इकट्ठे हुए, है ना, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल और एक रॉक बना लिया। फिर कुछ समय बाद फिर से इकट्ठा हुए, इसके ऊपर एक लेयर और बन गई, फिर इकट्ठे हुए और एक लेयर। और मान ली उस समय कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता होगा, यहाँ वो फंस गया। तो ये देखिए रॉक यानी चट्टानों के बीच में बचा रह गया। और ये क्या है? फॉसिल्स है। क्या है बेटा? फॉसिल। ये दूसरे में भी ये बचा रह गया, तो ये क्या है? फॉसिल। इसी तरीके चट्टानें बनती चली गई और इनके बीच में फॉसिल्स क्या हुए? फंसते चले गए। बाद में क्या होगा? जब इसकी खुदाई होगी तो यही फॉसिल्स बाद में मिलते हैं। क्लियर बेटा? हमेशा देखिए न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि यहाँ खुदाई हुई तो इतने पुराने समय का ये फॉसिल्स मिला। क्लियर बेटा? बात करते हैं हम आगे। अगर हम बात करें आगे तो लिखा है डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकुलर सेडिमेंट। अभी हमने बताया जब कोई सेडिमेंट बन रहा था, यानी रॉक बन रहे थे, यानी वो चट्टान बन रही थी, उस समय कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे दब गया होगा तो उसका जो हार्डेस्ट पार्ट होगा उसमें दबा ही रह गया, वो बच गया। जब खुदाई हुई तो मिल जाता है। अगर हम रॉक की क्या देखें? एज, तो डिफरेंट एज में क्या होगा? डिफरेंट सेडिमेंट बनेंगे और डिफरेंट सेडिमेंट में क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स मिलेंगे। क्लियर है बेटा? इतनी बातें ठीक है। तो यानी ये हो गया, किसके बारे में जान लिया? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस बात करें अगर नोट पॉइंट की, इसमें लिखा है स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन व्हिच दे एग्जिस्ट। ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स की, किसकी बेटा? स्टडी ऑफ फॉसिल्स की बात करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी में। तो जो डिफरेंट सेडिमेंट है, जो सेडिमेंट है डिफरेंट बने हैं, क्या बने हैं बेटा? ये सेडिमेंट लेयर बनी है, ये इंडिकेट करती है जियोलॉजिकल पीरियड की। इंडिकेट करती है बेटा डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड, यानी उस समय ये मान लीजिए पार्टिकुलर कोई जियोलॉजिकल पीरियड था, उस समय जो लाइफ थी यहाँ पे जो फॉसिल्स रुक गया था तो ये बताएगा उस जियोलॉजिकल पीरियड को। अगर यहाँ पे कुछ होगा ये बताएगा दूसरे जियोलॉजिकल पीरियड को, नहीं डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड को क्या करते हैं बेटा? इंडिकेट करते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल सोल्ड, जो फॉसिल्स की स्टडी हम करते हैं वो क्या क्या शो करती है? पहले लाइफ फॉर्म बैरीड ओवर टाइम, यानी लाइफ की जो फॉर्म है क्या हो रही है? बैरीड कर रही है, यानी बैरी कर रही है, बैरी कर रही है ओवर टाइम के रिकॉर्डिंग। जैसे हमें बताया जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, यानी उस समय क्या मिलेंगे? जो मंकीज़ हैं, बंदर हैं, एप्स हैं, इनके क्या मिलेंगे? हमें फॉसिल्स मिलेंगे अगर खुदाई होगी। क्लियर बेटा? ऐसे ही सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पॉन। बहुत सारी लाइफ होंगी ये पार्टिकुलर जियोलॉजिकल टाइम में रहेगी। जैसे पहले डायनासोर था, अब डायनासोर नहीं है, तो डायनासोर का अलग पीरियड था। ठीक है बेटा। एज ऑफ फॉसिल्स कैलकुलेटेड बाय रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड। अगर एज ऑफ फॉसिल कैलकुलेट करना है किसकी हेल्प से बेटा? रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से। ठीक है। यानी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या हुआ बेटा? आप फिनिश। अब बात करते हैं एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मार्फ। समझिए, अब बात कर रहे हैं एविडेंस फ्रॉम
कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजी की। अगर इसकी बात करें तो लिखा है स्टडी शो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर एगो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सिमिलरिटीज होगी या डिफरेंस होगा, किसमें, जो ऑर्गेनिज्म आज हैं और जो एग्जिस्ट हो चुके हैं, इसमें क्या सिमिलरिटी है, डिफरेंसेस है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या जानेंगे बेटा, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अगर इनके बारे में जानना है तो हम अब बात करेंगे किसका बेटा, जानते हैं, अगर इनके बारे में जानते हैं क्या डिफरेंस है क्या सिमिलरिटी है तो हम जानेंगे बेटा किसमें, हम जानेंगे होमोलॉगस आर्गन के बारे में एंड एनालॉगस के आर्गन के बारे में। अगर बात करें होमो, तो होमो का मतलब होता है सिमिलर, लॉगस मतलब आर्गन। जो देखिए सिमिलर, अब सिमिलर क्या है मतलब सेम एनाटॉमी, एनाटॉमी का क्या मतलब जिनकी ऑरिजिन सेम हो, क्या हो, ऑरिजिन सेम हो। देखिए सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब जिनकी एनाटॉमी सेम हो लेकिन फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। एनाटॉमी सेम हो लेकिन उसी ऑर्गेनिज्म के क्या फंक्शन क्या हो, अलग अलग हो। परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू नीड, मान लो इसको कुछ खाना है, इसको कोई दूसरी नीड है और इसको क्या है, दूसरी नीड। मतलब एनाटॉमी सबकी क्या थी, सेम, यानी ऑरिजिन सिमिलर थी लेकिन देखिए तीनों अलग अलग हो गए हैं, यानी क्योंकि उनके फंक्शन क्या है बेटा, डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंस है। अब फंक्शन वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे उनको नीड ही हुई उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन करेंगे। इसे बोलते हैं होमोलोगस आर्गन, जिनकी एनाटॉमी सिमिलर हो, एनाटॉमी का मतलब ऑरिजिन सिमिलर हो, ऑरिजिन क्या हो बेटा, सिमिलर हो लेकिन फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। अब देखिए ये फैल रहे हैं, ऑरिजिन एनाटॉमी सिमिलर है और यहाँ से एनाटॉमी से क्या हो रहे हैं बेटा, फैल रहे हैं, देखिए दूर दूर है, इसीलिए इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है बेटा, या इसे बोल सकते हैं कॉमन एंसेस्टरी, क्योंकि एंसेस्टर इनके कॉमन है, एनाटॉमी सेम है तो एंसेस्टर भी क्या होंगे, कॉमन, इसीलिए इसे बोलते हैं कॉमन एंसेस्ट्री। मतलब होमोलोगस आर्गन क्या है, जिनकी एनाटॉमी सिमिलर हो, एनाटॉमी का मतलब ऑरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, फंक्शन डिफरेंट हो यानी किस कौन सी नीड है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन हो, उसे हम बोलते हैं होमोलोगस आर्गन। क्या बोलते हैं बेटा, होमोलोगस आर्गन। यही हम बात करें अगर एनालॉगस आर्गन की, किसकी बात करें, एनालॉगस आर्गन की, तो इसमें क्या होगा, एनाटॉमी डिफरेंट होगी। क्या होगी बेटा, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगी। एनाटॉमी का मतलब क्या होगा, ऑरिजिन क्या होगी, डिफरेंट होगी, ऑरिजिन क्या होगी, डिफरेंट। बेटा अगर एनालॉगस आर्गन की बात करें तो एनाटॉमी क्या होगी, सिमिलर हो। एनाटॉमी का मतलब क्या होगा, एनाटॉमी का मतलब होगा बेटा ऑरिजिन क्या होगी, डिफरेंट होगी, सिमिलर नहीं, क्या होगी, डिफरेंट, क्योंकि एनालॉगस आर्गन की बात कर रहे हैं। वही फंक्शन क्या होंगे, कॉमन होंगे, फंक्शन क्या होगा, कॉमन होगा। क्यों, क्योंकि हैबिटेट्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, इसलिए फंक्शन भी कॉमन होंगे। देखिए ऑरिजिन डिफरेंट थी, एनाटॉमी डिफरेंट थी, उसके बाद एक क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्ज हो रहे हैं, कन्वर्ज होके एक ही जगह पे आ रहे हैं, क्योंकि फंक्शन क्या है, कम, यानी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है बट सिमिलरिटी इन फंक्शन ड्यू टू द एडाप्टेशन ऑफ सेम नीड। एनाटॉमी डिफरेंट है, फंक्शन सिमिलर है, क्यों, क्योंकि इन्होंने अडॉप्ट कर लिया अपने आप को सेम नीड, मतलब सबकी ज़रूरतें क्या हैं, सेम है, और इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगस को कौन सा एवोल्यूशन बोलते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। वहीं अगर हम होमोलॉगस की बात कर रहे हैं तो कौन सा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, जो हमेशा पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, अगर इस चैप्टर की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बेटा। अगर हम बात करें होमोलॉगस की, किसकी बात करें, होमोलॉगस की, इधर क्या था बेटा, एनालॉगस। होमोलॉगस में सबसे पहले बात करते हैं फोर लिम्ब की, किसकी, फोर लिम्ब, किसकी किसकी बेटा, व्हेल, बैट, चीता एंड मैन। एक इसके एग्जाम्पल है बेटा ये होमोलॉगस के आर्गन, मतलब फोर लिम्ब ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन, इनकी ऑरिजिन क्या है, सेम, सिमिलर है लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, फंक्शन क्या है बेटा, डिफरेंट है। दूसरा एग्जाम्पल है माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, हनी बी, मॉस्कीटो एंड बटरफ्लाई। क्या है, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, हनी बी, मॉस्कीटो एंड बटरफ्लाई, इनके भी क्या है, ऑरिजिन सेम है, एनाटॉमी सेम है लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग है। वैसे ही वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन। फोर्थ एग्जाम्पल है थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टंडल ऑफ कुकरबिट। अब देखिए थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टंडल ऑफ कुकरबिट दोनों एक ही ऑरिजिन है, लेकिन थॉर्न क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, टंडल क्या करता है, उसे रैप्ड करता है। रैप्ड का क्या मतलब है, पकड़ने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, एनालॉगस के एग्जाम्पल की बात करें तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, आई ऑफ ऑक्टोपस ऑफ एंड ऑफ मैमल, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। वहीं स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन होते हैं, पोटैटो कैसी होती है बेटा, स्टेम मॉडिफिकेशन, ये भी किसका एग्जांपल है, एनालॉगस का। स्ट्रिंग ऑफ
स्टिंग्स ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन, ये भी एनालॉगस के एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल याद रखना है ना, होमोलॉगस में 4 एग्जाम्पल दिए हैं, एनालॉगस में 5 एग्जाम्पल दिए गए, इन्हें बेटा याद रखना है। अगर बात करें होमोलॉगस ऑर्गन की बात करें तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया, जैसे मैन है तो मैन की देखिए ये बोन है, चीता की ये बोन है, व्हेल की क्या है ये फोर लिम्ब है, और बैट ये फोर लिम्ब की बोन है। इन सब की क्या दिया गया है बोन। अब देखिए बोन की क्या होगी, ऑरिजिन सेम होगी लेकिन फंक्शन सबका अलग अलग होगा। क्लियर है बेटा, ये है होमोलॉगस एंड एनालॉगस के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट एविडेंस, जो कि क्या एविडेंस फ्रॉम कॉम्परेटिव एम्ब्रियोलॉजी। एविडेंस फ्रॉम कॉम्परेटिव एम्ब्रियोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। इसे प्रपोज किया था अर्निस्ट हैकल ने। किन्होंने दिया था, अर्निस्ट हैकल ने। गिव बायोजेनेटिक लॉ, जिसे बोलते हैं रिकैपिटुलेशन थ्योरी। रिकैपिटुलेशन थ्योरी क्या है, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। क्या है बेटा, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी का क्या मतलब, कोई इंडिविजुअल हो उसका जो ऑरिजिन हो रही, कोई भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल हो उसकी जो ऑरिजिन हो रही है वही डिपेंड करती, उसी मिरर किसका होता है, फाइलोजेनी का। फाइलोजेनी क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्लियर बेटा, इवोल्यूशन जितना हो रहा है यानी आगे की जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है उसी इंडिविजुअल पे। इसे हम बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, या क्या बोल देते हैं बेटा, बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी। ठीक है। आरपी जो हर्निश हैकल थे वो बेस्ड किस पे थे, इस बायोजेनेटिक लॉ रिकैपिटुलेशन थ्योरी देने के लिए, बेस्ड अपॉन अ फीचर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। ये किस क्या देखे, इन्होंने ये देखा कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज थी वो सारे वर्टिब्रेट में कॉमन थी, लेकिन वो एब्सेंट कहाँ रहती थी, वो एब्सेंट कहाँ पे हो जाती थी बेटा, वो एब्सेंट हो जाती थी एडल्ट में। क्लियर है। अब बात करते हैं, जैसे लिखा एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट डेवलप गिल स्लिट जस्ट बिहाइंड हेड। क्लियर है, जितने भी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो हैं मतलब उसमें क्या बनते हैं, गिल स्लिट बनती है हेड के पीछे। बट इट फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश नॉट फाउंड अदर। लेकिन एक गिल्स जो है फंक्शनल ऑर्गन किसका होती है, सिर्फ फिश का, अदर ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती। क्लियर बेटा, इसे डिस्प्रूव किया था अर्निश कार्ल अर्निश वान बियर। किसने ने बेटा, वान बियर ने, कार्ल अर्निश वान बियर ने इसे क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया। ही नोटेड दैट द एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। इन्होंने देखा कि जो एम्ब्रियो है अदर एनिमल में पास नहीं होता। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, तीसरा एविडेंस, थर्ड एविडेंस क्या नाम है, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं फोर्थ एविडेंस की। किसकी बात करते हैं बेटा, फोर्थ एविडेंस, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें क्या है लिखा गया, सिमिलरिटीज इन द प्रोटीन एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन एमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव्स क्लूज द कॉमन एंसेस्ट्री। आपको पता है अगर किसी का जीन सेम हो या प्रोटीन सेम हो तो उससे ये पता चल जाता है कि उसकी कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी। यानी किसी ऑर्गेनिज्म में जीन सेम है तो जीन सेम है तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीसीज वगैरह भी लगभग सेम होगी। जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम फाउंड इन ऑल एनिमल फ्रॉम प्रोटोजुआ टू मैमेलिया, हेंस इज कॉल्ड एंशिएंट एंजाइम। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं इसे, एंशिएंट एंजाइम। जैसे पेप्सिन प्रेजेंट होता है सारे वर्टिब्रेट में, सारे किसमें बेटा, वर्टिब्रेट में। इसे बोलते हैं एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट एविडेंस की। एविडेंस किसका है बेटा, एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के एग्जाम्पल की। इसमें क्या है, मैन हैज ब्रेड, मैन हैज ब्रेड नहीं बेटा ब्रीड है, BREED ब्रीड। मैन हैज ब्रीड सिलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल। मैन ने जो ब्रीड सेलेक्ट कर सकते हैं किसके, प्लांट एनिमल, फॉर एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट एंड सिक्योरिटी के लिए। क्लियर बेटा, मैन क्या करता है, सेलेक्ट कर सकता है किसको बेटा, ब्रीड को। किसके लिए बेटा, चाहे वो प्लांट हो एनिमल, एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट एंड सिक्योरिटी। डिफरेंट वैरायटी ऑफ डॉग, जैसे उन्होंने क्या लिया बेटा, डिफरेंट वैरायटी ऑफ डॉग। आजकल देखते हैं ना डॉग की नई नई ब्रीड आ रही है, वही यानी अगर ह्यूमन को कोई ब्रीड बनाना है, आर्टिफिशियली बनाना है, विद इन 100 ऑफ ईयर मैन क्रिएट अ न्यू ब्रीड।
मैन क्या कर लेगा, 100 साल के अंदर ही नई ब्रीड बना लेगा, लेकिन अगर उसी ब्रीड को नेचर को बनाना होगा तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएगा। इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि क्या है बेटा, नेचुरल सिलेक्शन। क्या है, नेचुरल, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचर ने सेलेक्ट किया। अभी आर्टिफिशियल हो गया, अब नेचर किसी चीज़ को कैसे सेलेक्ट करती है। आर्टिफिशियल तो जल्दी हो जाता है, लेकिन नेचर क्या करती है, बहुत टाइम लगाती है। नेचुरल सिलेक्शन में पहला एग्जाम्पल मॉथ इन इंग्लैंड। एक मॉथ है जिसे हम बोलते हैं पीपर्ड मॉथ। कौन सा बेटा, पीपर्ड मॉथ या बिस्टन बुलेरिया। कहाँ पे था, इंग्लैंड में। ये 2 टाइम दिया गया है अलग अलग ड्यूरेशन का। एक दिया गया जब इंग्लैंड में क्या नहीं थी, इंडस्ट्री नहीं थी, यानी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और दूसरा था जब इंडस्ट्री आ गई, यानी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है बेटा, जब इंग्लैंड में क्या नहीं, इंडस्ट्री नहीं थी, यानी 1850, कब बेटा, 1815 में, या जब इंडस्ट्री आ गई 1920। अब दोनों का क्या किया गया, कंपैरिजन किया गया। क्या किया गया, कंपैरिजन किया गया था बेटा। अब समझिए इसको कैसे समझाया गया था। सबसे पहले अगर बात करें 1850 में, तो वहाँ जो ट्री होता था, अगर हम बात करें 1850 की, तो वहाँ पे जो ट्री होता था उस पर वाइट विंग्ड मॉथ ज़्यादा होते थे। किसके कंपैरिजन में, डार्क विंग्ड मॉथ, यानी डार्क विंग्ड मॉथ जिसे बोलते हैं मेलेनाइज्ड मॉथ, मेलानिन जिसमें ज़्यादा हो, क्या होते थे बेटा, लेस होते थे। लेकिन जो वाइट विंग्ड मॉथ होते थे वो क्या होते थे, ज़्यादा। क्यों ऐसा था, क्योंकि बिकॉज लाइकेन आर ग्रो ऑन ट्री, दैट्स वाई ट्री ट्रंक वाइट। क्योंकि लाइकेन ग्रो करते थे उस समय ट्री पे, और लाइकेन का जो कलर होता है वाइट कलर का होता है, इसीलिए जो ट्रंक होती है, ट्रंक मतलब वही छाल, किसकी छाल बेटा, ट्री की, वो वाइट कलर की होती है। और जब वाइट कलर की होती है तो उसमें वाइट विंग्ड मॉथ छिप जाते थे, और जब छिप जाते थे तो उसमें जो प्रीडेटर आते थे उन्हें खाने के लिए, उन्हें देख ही नहीं पाते थे, क्योंकि वाइट में छिप जाते थे, उन्हें देख नहीं पाते थे। लेकिन जो ब्लैक विंग्ड मॉथ था वो उसमें छिप नहीं पाता था, जब वो बैठता था, जो प्रीडेटर था उसको खाने के लिए आता था, उसे तुरंत देख लेता था। इसीलिए क्या होता था बेटा, डार्क विंग्ड मॉथ क्या हो जाता था, फिनिश हो जाता था, और वाइट विंग्ड मॉथ बचा रह जाता था। क्लियर है। मॉथ, सो प्रीडेटर विल स्पॉट अ मॉथ अगेंस्ट द कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। तो इससे पता चलता है जो प्रीडेटर आता था, कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड का मतलब होता है पीछे का बैकग्राउंड। जैसे जो मॉथ है, मान लीजिए वाइट विंग मॉथ के पीछे वाइट बैकग्राउंड है तो उसे वो पहचान नहीं पाता था, लेकिन ब्लैक विंग मॉथ के पीछे क्या है, वाइट क्या है, क्योंकि लाइकेन है, ट्री ट्रंक कैसा वाइट है, तो उसे दूर से ही पहचान जाता था और उसे क्या कर लेता था, प्रीडेट कर लेता था, यानी उसे खा लेता था। क्लियर है। इसीलिए डार्क विंग मॉथ उस समय कम हुआ करते थे और वाइट विंग मॉथ ज़्यादा। लेकिन जब वहाँ पे इंडस्ट्री आई तो पॉल्यूशन हुआ, और पॉल्यूशन हुआ तो वहाँ पे क्या, लाइकेन ग्रो करना बंद कर दिया, क्योंकि लाइकेन कभी भी नहीं ग्रो करता। कहाँ पे नहीं ग्रो करता, जहाँ पे पॉल्यूशन होता है, इसीलिए लाइकेन को बोला जाता है पॉल्यूशन इंडिकेटर। अब सोचिए जब मॉथ ग्रो नहीं कर रहा है तो जो ट्री है उसका जो ट्रंक है वो किस कलर का होगा बेटा, ब्लैक कलर का। और जब ब्लैक कलर का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें पॉल्यूशन लग गया ना, वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो ब्लैक विंग्ड मॉथ क्या हो जाएंगे बेटा, ज़्यादा, वाइट विंग्ड मॉथ क्या हो जाएंगे, लेस, क्योंकि जो प्रीडेटर आएगा उसे दूर से ही दिख जाएगा वाइट विंग्ड मॉथ और उसे खा लेगा। क्लियर बेटा। आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिए गए हैं, ये वाला है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये कब का है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं आगे, ये लास्ट है, इस लास्ट पार्ट है एविडेंस का। लिखा है ड्रग रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ पेस्ट एंड माइक्रोब। किसके लिए बेटा, ड्रग्स रेजिस्टेंट वैरायटी पेस्ट एंड माइक्रोब्स। एक्सेस यूज ऑफ हार्बिसाइड पेस्टिसाइड इसी, जैसे इस समय क्या हो रहा है, एक्सेस यूज हो रहा है हार्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड का, हैज ओनली रिजल्टेड इन अ सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी इन मच लेसर टाइम स्केल। ठीक है। आल्सो ट्री फार्म माइक्रोब्स अगेंस्ट व्हिच बी एम्प्लॉयज एंटीबायोटिक्स ऑफ ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड सेल। ठीक है बेटा, इसे पढ़ लीजिएगा, है ना। ये पार्ट भी क्या हो गया, फिनिश हो गया बेटा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।